पूरे देश में जारी है और इस वक्त गाजियाबाद की सीट जो है खतरे में फंसी हुई है बीजेपी की तरफ से, आपकी क्या राय है? पूरे देश में प्रचंड बहुमत ईवीएम की वजह से या ईडी सीबीआई जैसी भी चीज़ों का सत्ता का दुरुपयोग करके जो बहुमत मिला है और 67% मतदाता फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ रहे, परंतु सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से देश की जो समस्याएं थी, देश की आर्थिक समस्याएं थी, जो देशवासियों के मूल अधिकार थे, संवैधानिक सुरक्षा थी, इन पर कोई काम नहीं किया गया। संसद हमेशा सुनसान रही, बगैर विपक्ष को सुने या देशवासियों को मुद्दों को रखने के बजाय जो देशवासियों के आंदोलन थे, जो मांगे थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल आकर चुनाव में आ जाते हैं और चुनाव में भी उन प्रत्याशियों की क्या पृष्ठभूमि रही है कि जिसे ना संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान है, ना विधि व्यवस्था का ज्ञान है, ना ही उनका न्यायिक चरित्र है। संवैधानिक चरित्र के बारे में, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे प्रत्याशियों को राजनीतिक पार्टी द्वारा हम पर थोप दिया जाता है, जिन्हें जन समस्याओं का ज्ञान नहीं, क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान नहीं, और जो राज्य और केंद्र सूची के जो विषय हैं उनके बारे में समन्वय नहीं बना सकते, उन्हें अपने सदन में नहीं उठा सकते। तो यहाँ देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने निराश किया है पूरे देश में। गाजियाबाद में 3 प्रत्याशी जो हैं वो खड़े हुए हैं और जनता के बीच वोट मांग रहे हैं अपने लिए। क्या लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन सा रहेगा इस बार? वर्तमान में बीजेपी के सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा और अब परिवर्तन की लहर है या फिर क्या कुछ कहेंगे आप? परिवर्तन की लहर है, पहले से ही है। 67% सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन के खिलाफ है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी का गठबंधन है और जहां एक दूसरा ही जो प्रत्याशी है जो सत्तारूढ़ पार्टी के अगेंस्ट या उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी का अपना एक शासन प्रशासन देखा, आम जनता ने देखा, जिनकी सराहना हुई और जिनके प्रत्याशी और जिसके राजनीतिक नेतृत्व द्वारा कभी भी संवैधानिक सुरक्षा से अलग जाकर कोई बयानबाजी नहीं की गई, कोई जाति धर्म के आधार पर कभी कोई विभाजनकारी या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कभी कोई वो नहीं की गई। तो देश में जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में एक मजबूत हवा है, साइलेंट हवा है। उसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 समय के कार्यकाल में बहुत बुनियादी विकास की बातें की हैं और सिटीजन चार्टर भारत में बसपा के समय पर ही लागू किया गया। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि जो शासनिक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी जन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया, अधिकारियों को जिम्मेदार सुनिश्चित किया गया। और सत्तारूढ़ पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद आज तक जन समस्याओं से अनदेखी की गई है। सड़कें गड्ढा युक्त हैं, पानी निकासी या स्कूल कॉलेज शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण की दुर्दशा। जहाँ गंगा के प्रदूषण मुक्त की बात हुई, गंगा जी आज प्रदूषण युक्त है, पर्यावरण का बुरा हाल है, आम जनता जीने के लिए बहुत बुरी तरह से वो चीज़ें हैं। सरकार ने शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, परंतु एक्सप्रेसवे पे कौन चलेगा? एक्सप्रेसवे पे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, ये चीज़ें जिनसे आम आदमी चलता है, जिनकी आबादी 85% से 90% है, वो चल नहीं सकते। अगर ये चलेंगे एक्सप्रेस हाईवे पे तो 20,000 का चालान है, तो किसका विकास हो रहा है? अभी लोकसभा का चुनाव है और इसमें पहले जो प्रत्याशी थे भाजपा के, वो जनरल बीके सिंह थे, जो 2 बार से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन पर कोई आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो ना किया हो। विदेशों से लोगों को छुड़ाना, चाहे टर्मिनल में फंसे लोगों को लेके आना, तो उसके बाद प्रत्याशी को चेंज कर दिया, जिसका विरोध कर रहे हैं कुछ क्षत्रिय समाज के लोग। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये निकाल पाएगी सीट बीजेपी यहाँ से? पूरा देश आज एक बात को देख रहा है कि जिनकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है, जिन्होंने अपनी योग्यता से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अपना एक मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के गठबंधन ने नकारा है। और जहां एक तरफ जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें देश की संवैधानिक व्यवस्था विधि व्यवस्था का कोई
ज्ञान नहीं है, ऐसे जो नचइये गवैये तरीके के लोग जो सिर्फ मंच की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को लाकर हम पर थोपा जा रहा है। और जबकि हमारे सदन में जो भी साहित्यिक रूप से या कोई कलाकार हैं या साहित्यकार हैं, उनका प्रतिशत है, 2 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को जिनकी कोई जनप्रतिनिधि के रूप में कोई योग्यता नहीं है, जिन्हें विधि व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जन समस्याओं का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे? तो इससे देश और देश का जो जागरूक मतदाता है वो पूरी तरह से खिन्न है। और आज ये देखने को मिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में या वैसे भी, जहाँ अगर प्रतिनिधित्व की सामाजिक रूप से आए तो क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं दिया है। उनका निराश होना, उनका आक्रोशित होना जायज़ है। तो क्या जो विपक्ष में जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है उनके जो है अगेंस्ट में, जैसे डॉली शर्मा हैं या बसपा से हैं, तो क्या वो सीट निकाल पाने में सक्षम हैं? सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ 65% मतदाता है। और सिर्फ यहाँ अगर कैडर की बात करें तो यहाँ साइलेंट कैडर वोटर बसपा के पास है। और बसपा का 4 पार का जो कार्यकाल है वो बहुत बेमिसाल और आलीशान रहा है। बसपा के जितने भी जनप्रतिनिधियों के रूप में विधायिका के जो लोकसभा के सदस्यों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, उनका अपनी एक अच्छी पृष्ठभूमि है, जिन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और बसपा का जो कैडराइज वोट है, उसके सिवा अगर प्रत्याशी में और जो चीज़ें हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हैं, वो बसपा की तरफ झुक रहा है। क्या लगता है कि बसपा को टिकट मिल जाने के बाद में एक क्षत्रिय समाज को उतारा गया है बसपा से, और क्या वो सीट निकाल पाएंगे? बसपा का अपना कैडर है और बसपा की अपनी विचारधारा है और बसपा का अपना कार्यकाल है जो बेमिसाल है। और बसपा के जो प्रत्याशी है उनका हर जगह स्वागत हो रहा है। क्षत्रिय समाज का भी अपना, जो बसपा ने जो टिकट दिए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति की जो सीटें हैं वो क्षत्रिय समाज को दी हैं, तो उसका एक जन समर्थन, एक लहर बसपा के पक्ष में है। कुछ लोग बता रहे हैं कि गाजियाबाद में बसपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वो डमी कैंडिडेट है बीजेपी का। बीजेपी के सारे प्रत्याशी वो डमी हैं, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक गुलामी से ओतप्रोत हैं, जो अपने कभी भी ना तो जन समस्याओं के बारे में उन्होंने कभी आंदोलन किया है, ना ही जनहित के बारे में कभी कोई आंदोलन किया है। जितने आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन के बारे में ना ही उन आंदोलनकारियों का समर्थन किया है और आंदोलनकारियों का दमन और दलन करने का प्रयास किया है। तो डमी कैंडिडेट बीजेपी के सत्तारूढ़ गठबंधन के तो किए जा सकते हैं कि जिनकी अपनी कोई जबान ही नहीं है, जिनकी लोकतांत्रिक, जहां लोकतंत्र है ही नहीं। तो बीजेपी में आज नहीं पूरे उसमें देखते आए हैं कि बीजेपी में कभी भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का या संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। इम्पोर्टेड लोग जो बाहर से आते हैं उनको टिकट दिया जाता है। तो इसको कार्यकर्ता देख रहा है। आज सब देख रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ एक अंधभक्ति की तरह से काम करो, मुंह रह के चुपचाप सहो और भंडारे की राजनीति और धर्म और धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक स्थलों का बाजारीकरण करके, उनका अपराधीकरण करके, राजनीतिकरण करके बस हथियाने का उनका अपना एक कार्य कर रहा है। और देश में जो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, जिसे संविधान की सर्वोच्च रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, और ईडी और सीबीआई की जो रेड के बाद जो चंदा वसूली का एक रैकेट जो सामने आया है कि चंदा वसूली और चंदा देकर धंधा देने की जो एक देश के सामने आया है, इससे बीजेपी के नेतृत्व को अपने आप में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बसपा तक ईडी नहीं पहुंच पाई है, ये भी आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है कि ये पार्टी जो है वो डमी हो चुकी है, अब इनके घर ईडी और समस्त जो है विभाग है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज जहां जिस देश में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार से वंचित जो देश होता है, तो उनकी आवाज़ को जो गोदी मीडिया, पैट मीडिया का जो अपना एक विज्ञापनजीवी मीडिया, वो देश की आवाज़ को नहीं दिखा रहा, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी का ही एजेंडा शो कर रहा है। बसपा का जो राजनीतिक आधार है वो संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का है। देश में वहाँ कहीं पे भी हिंसा की बात, प्रतिहिंसा की बात या राजनीतिक रूप से विद्वेषपूर्ण नफरत की बात करने का बसपा का कोई विचारधारा नहीं रही है।
और बसपा का जो जनाधार है वो गिरा नहीं, वो बढ़ा है। राजनीतिक चुनावों में जो आपने देखा है, हर बार मतदाता सूचियों में हर मतदाताओं के नाम सुनिश्चित नहीं किए गए हैं, सुरक्षित नहीं किए गए हैं। बहुत सारे लगभग 15-20% लोगों के या तो नामों की मूंछ खराब कर दी गई या पूंछ खराब कर दी गई और उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ा। इस कारण बसपा का जो वोटर है वो निराश होकर वोट नहीं डाल पाए। ये मतदाता सूचियों में आप भी चुनाव में है और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी जवाबदारी है कि वो हर मतदाता का जो योग्य मतदाता है उसके नाम मतदाता सूची में सुरक्षित करे, सुनिश्चित करे और मतदान के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। तो क्या लगता है कि गाजियाबाद में कितने वोट ले पाएगी बसपा? बसपा का ही सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा। बसपा के साथ भेदभाव होता है और अन्य जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में पार्टियां, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमें विज्ञापन देने, हमारे विज्ञापनों को भी नहीं छापा जा रहा। और रही बात ये कि बसपा के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ जब भी सत्तारूढ़ गठबंधन होता है तो वो एक हवा चलाता है। बसपा ने किसी भी राजनीतिक जो भी ये यंत्र पूंजीपति हैं उनसे कभी चंदा नहीं लिया। वहाँ सदस्यों से सदस्यता सूची के माध्यम से चंदा लिया जाता है। वहाँ किसी भी धन्ना सेठ से या कॉरपोरेट घरानों से कोई चंदा नहीं लिया जाता, तो वहाँ उन्हें फंडिंग नहीं होती। मीडिया उनको स्थान उस तरह से नहीं देता। इस वजह से बसपा के कैडर को भ्रमित करने के लिए ये एक एजेंडा थोपा जाता है कि बी टीम है, जबकि विपक्ष की आवाज़ पूरे देश में बसपा के कैडर ने बनाई है। जंतर मंतर के जितने भी आंदोलन रहे हैं, जितने भी संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के किसान आंदोलन रहे हों या कोई भी आंदोलन रहे हों, बसपा का कार्यकर्ता उन आंदोलनों के पीछे मजबूती से खड़ा रहा और देश में भाईचारे की मिसाल जो बसपा ने बनाई है वो बेमिसाल है। एक लंबे समय से गाजियाबाद के अंदर बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी का ही प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाता है जैसे, और वही जीतता है। तो इस बार क्या बसपा जीत हासिल कर पाएगी? गढ़ नहीं है ये, एक जैसे विज्ञापनों के माध्यम से या जो सरकारी सत्तारूढ़ पार्टी का विज्ञापन जीवी मीडिया है, पेड मीडिया, वो एक माहौल बनाता है। अगर वो जन समस्याओं को बनाए तो बीजेपी ने या सत्तारूढ़ पार्टी ने कौन सी समस्याओं का समाधान किया है? देशवासियों की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या सुनिश्चित किए हैं? क्या स्वच्छ प्रशासन दे पाई है सरकार? क्या देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पाई है देश पर सरकार? जो भी बस एक चीज़ है कि देश के जो नवरत्न थे या आर्थिक रत्न थे, आर्थिक संसाधन थे, उनको बेचा जा रहा। और जो बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ी है, औद्योगिक जो है स्थिति इतनी गिरी है कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और देशवासियों को सस्ता और श्रम पूंजीपतियों की मंडी बनाई जा रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। आज देश में प्रति व्यक्ति आय निरंतर गिर रही है। देश पर इतना बोझ कर्जे का दिया जा रहा है, ये कहाँ खर्च हो रहा है? जहाँ किसानों का, व्यापारियों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, परंतु पूंजीपतियों का इतना माफ हो रहा। तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये सरकार देश का सद्भाग्य नहीं बन पाई है। आज सड़कें है क्या बुरी हाल है। देश की मुद्रा का इतना, जहाँ फास्टैग के माध्यम से अगर किसी पे नगद कोई एक्सप्रेस हाईवे पे टोल टैक्स देता है तो उस पर दुगना तिगुना वसूला किया जाता है। तो जबकि भारत के जो रिजर्व बैंक है वो लिख के देता है मुद्रा पे कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, और रुपए में वो स्वीकार नहीं करता। फास्टैग से दोगे तो ठीक है, नहीं तो दुगना तिगुना गिरा वैसे नहीं। देश की मुद्रा का अवमूल्यन है, देश की करेंसी का अवमूल्यन है। तो देश की जो विधि व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वो संवैधानिक के अनुसार नहीं चल रही है। और ना ही देश के जो भी आज सरकार में है वो संवैधानिक चरित्र रख पा रहे हैं। संवैधानिक चरित्र का देश में आज विधायिका के सदस्यों द्वारा परित्याग किया जा रहा है। वहाँ सदन में भेजे गए जनप्रतिनिधि बनने के लिए, परंतु वो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि बनकर रह गए हैं। ये देश का सद्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। आज कोई भी है देश में पंचायत का भी उद्घाटन करने के जाएंगे तो वहाँ मोदी जी जाएंगे तो मंत्रिमंडल की क्या जरूरत है? तो इसे देश रहा, और जबकि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेनी चाहिए। केजरीवाल अगर जेल में है या हेमंत सोरेन अगर जेल में जा रहा तो मोदी जी को जेल में जाना चाहिए। असंवैधानिक घोषित किया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। पीएम केयर फंड के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री ने
उसके देश के राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करके जो वसूली की गई है उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस पे कोई PIL वगैरह दायर की गई है? PIL के माध्यम दायर हुई है, अब चल रही। देश के वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, परंतु उल्टा हो रहा है। आज नए नए कानून थोप कर IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को हटाकर क्या करना चाहती है सरकार? जहां सस्ता और सर्वसुलभ न्याय मिलना चाहिए वहां अब न्यायालय दो एक्टों को पढ़ेंगे, तो इससे सस्ता सर्वसुलभ न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ तो एक तरह से जो सुस्थापित विधि व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसका अपहरण किया जा रहा है, मतिहरण किया जा रहा है। अब डिले होना है। सरकार क्या करना चाह रही है? विधि व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है। विधि जो निर्मित है, जो चल रही है सुचारू रूप से, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जो सरकार विधि व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की शपथ लेती है, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि है, संविधान की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। आवेदन पर करता है जब प्रत्याशी, वो भी वचनबद्ध है। फिर उसमें बदलाव की घोषणा करना, सरेआम घोषणा करना, ये संविधान द्रोह है, विधिक द्रोह है। ये विधिक द्रोह और संविधान द्रोह ही राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब से ये सरकार आई है, सिर्फ देश की एकता और अखंडता को ही तो खंडित कर रही है, देशवासियों की बात नहीं कर रही, देशवासियों के विकास की बात नहीं कर रही। जन्म, जाति और धर्म के आधार पर वर्गीय विभाजन करके आपस में ही लड़ाने का काम कर रही है। इसे देश आज देख रहा है। इसलिए देश का जो मतदाता है, जो 67% है, वो बीजेपी के खिलाफ है। और इसका आपने देखा, इस कमजोरी को, सरकार की कमजोरी को, कि वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से भारत रत्न की सिफारिश कर रही है। रिश्वती तो है, MLA की सीट ले लो, मंत्री की सीट ले लो, लोकसभा की सीट ले लो, तो ये दे के क्या करना चाहती है सरकार? बीजेपी के प्रत्याशी पीटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं कि उनके प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई है, कपड़े फाड़े गए हैं भोलाना में, क्या कुछ कहेंगे? वो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं, राजनीतिक गुलाम प्रत्याशी हैं, जिन्होंने कभी भी देशवासियों की समस्याओं को, जन समस्याओं के निस्तारण के लिए, विधि व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के लिए जो आक्रोशित बेरोजगार रहे हैं, जो शिक्षित लोग रहे हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, गन्ने के उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं, पेंशन के लिए उन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, उनके लिए कभी मुंह नहीं खोला। और उन्हें के नाम में कोई नक्सलवादी बता देता, कोई उन्हें आतंकवादी बता देता, कोई कुछ बता देता, तो देश में हताशा और निराशा की स्थिति है कि इतनी सुरक्षा के दायरे में जाते हुए भी बीजेपी के जो राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं, जो आए हैं, जिन्हें देशवासी आज राजनीतिक गुलाम के रूप में देख रहा है, उनके खिलाफ उनका आक्रोश फूट रहा है।